23rd क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई मानसिक या मन के एस्पेक्ट से जुड़ी हुई बात नहीं है अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है साइकोलॉजिकल या बच्चे के मानसिक पक्ष से जुड़ी हुई बात नहीं है। धन्यवाद आलिशा, बाकी सही है, बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोग 23rd में डी दे रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? नेचर ऑफ कंटेंट। अब नेचर ऑफ कंटेंट क्या है? अगर कोई ये कहे कि भैया मैथ्स तो समझ में ही नहीं आ सकता, मैथ्स तो बड़ा टफ होता है, और स्पेशली जो काम कराने वाला है वो व्यक्ति ये कहे, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? ये आपके मानसिक पक्ष या ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ ठीक नहीं बैठता, मनोवैज्ञानिक तरीकों से ठीक नहीं है ये बात कि आपका नेचर ऑफ कंटेंट की वजह से आप सीख ना पाए, ठीक। तो कोई ये कहे कि सीडीपी बोरिंग है तो ये एक बिल्कुल बेकार बात हुई, ठीक। इसको आपके साथ कन्वे नहीं किया जा रहा उस तरीके से। लर्निंग डिजायर जो है वो आपके साइकोलॉजिकल पक्ष से संबंधित है, मतलब आपकी सीखने की इच्छा, मोटिवेशन, इंटरेस्ट तीनों, लेकिन ये एक बाहरी कारक हो जाएगा नेचर ऑफ कंटेंट, ये कोई लॉजिकल या वैलिड पॉइंट नहीं है। तो आंसर होगा 23rd का डी। भाई केवीएस के बारे में बात करेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग से, टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लो थोड़ा सा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू। भाई सामाजिक मूल्य, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये तरीका है, तौर तरीके, कानून, नियम, है ना, सब कुछ है इस समाज में रहने का, है ना, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अडेप्ट करते हैं समाज में या सोसाइटी में। बताएं एक बार। प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका परिवार करेगा, सेकेंडरी में बाकी लोग आ जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो या अदर चीजें। धन्यवाद करुणा, बट ये जैकेट वैकेट पहन के आज तो मैं बिल्कुल नींद में हूँ कल से शर्ट में आ जाएगा, है ना, ऐसे मैं कल बोल ही रही थी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ गिरेगी अभी अगर डिस्कस करने आ जाऊँ ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े कपड़े पहन के, ठीक। बताओ एक बार। 24th, सोशल वैल्यू क्या है? एल्ट्रुइज्म है। इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा था पिछले साल दिसंबर में। एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रुइस्ट कौन होगा? मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो वो क्या थी? एल्ट्रुइस्ट थी, यानी कि सहायता परक व्यवहार, दूसरों की भलाई करने से संबंधित चीजें। तो आंसर होगा 24th का ए, ठीक। सोशल वैल्यू की बात हो रही है ना, प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट, अग्रेशन, नीड, ये सब एक इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, लेकिन बात हो रही है सोशल वैल्यू की जिसमें समाज संबंधित हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 25th क्वेश्चन नंबर 25th है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बैक एंड एनालिसिस का या एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? आप एंड बिल्कुल रिजल्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है किसी चीज को करने के पीछे, उसके अनुसार आप अपना मेथड में परिवर्तन लाएंगे, अपने स्टेप्स में परिवर्तन लाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ह्यूरिस्टिक्स है, एल्गोरिथम है, मेंटल सेट है या फंक्शनल फिक्स्डनेस है? फटाफट से आंसर करें। धन्यवाद ठाकुर शालिनी। ओह गॉड, इंग्लिश डोज करेंगे स्टार्ट यूपी टेट के बाद। अभी इंग्लिश में मुझे बड़े बड़े सेशन लेने हैं, आप लोगों के साथ पैसेज डिस्कस करना है। अभी यूपी टेट को टारगेट कर रहे हैं अगले 9 दिन, ठीक। आंसर कीजिए। फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं हो सकता। देखो फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या है कि आप बेसिकली प्रकार्यात्मक स्थिरता, ठीक, क्या है ये? मतलब आप किसी भी एक चीज को एक ही तरीके से तरीका समझ पाते हैं सॉल्व करने का। आपका ना दिमाग फिक्स हो गया है ना, ऐसे बिल्कुल अटक गई है आपकी सुई कहीं पे कि भाई दूसरे एस्पेक्ट में आप सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो एक तरह की बाधा है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मेंटल सेट्स भी एक तरह की बाधा होते हैं कि आपने एक तरीका बना लिया, उसी पे आप बिल्कुल अड़े हुए हैं, ठीक। ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, थंब रूल जिनको बोलते हैं ना, आई थिंक। तो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनके थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जहां जैसे जुगाड़ लगेगा आप प्रैक्टिकली वहां पर वो अप्रोच अपनाएंगे और कर देंगे काम को, ये हुआ ह्यूरिस्टिक। लेकिन बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन और मीन्स एंड एनालिसिस जिसमें पूरी प्रोसेस, स्टेप्स, प्रोसीजर लगता है, वो है आपका एल्गोरिथम, ठीक। 25th का बी, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा समझने वाला। ये बिल्कुल एल्गोरिथम की डेफिनेशन में इन्वॉल्व है ये बात कि भैया प्रोसीजरल चीजें, एक मेथड प्रॉपर लगता है एल्गोरिथम में, जिसके बेसिस पे आप पहले देखेंगे सामने है क्या, एंड गोल क्या है, उसके अनुसार आप प्लान करते हैं। ह्यूरिस्टिक में ऐसा होता है कि आप बेसिकली कुछ भी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो तुरंत
एकदम आसानी से निकालने का, उसके अनुसार अपनी अप्रोच को बदल लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसीजर यहाँ नहीं होंगे। तो 25th का बी होगा इस तरीके से आंसर। अब 26th का अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लर्निंग से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, स्पेशली यूपी टेट में। जो अगर आप पिछला पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा उठा करके, ट्रिकी, यहाँ पर एक सिंपल कथन दिया है। अरे यार ये क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है आज, देखो एक बार चल रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन, ये यहाँ पर टाइम है, ये यहाँ पर टाइम और यहाँ पर रेट लिख लीजिए, ठीक, समझने के लिए सिर्फ। ठीक, आपने यहाँ से शुरू किया और आप धीरे धीरे समय के साथ ऊपर जा रहा है आपका लर्निंग का कर्व। ठीक, तो ये है लर्निंग कर्व, कितने समय में कितना सीख पाते हैं आप और कितना भूल जाते हैं, इसकी भी बात इन्होंने ही की थी, एबिंगहॉस ने ही। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर आंसर। अगर मैं बात करूं 26th की, फॉरगेटिंग कर्व आपने सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप देखते हैं आजकल यूट्यूब पर भी या वैसे भी, तो बहुत लोग कहानियां सुनाते होंगे आपको। देखिए इतने घंटे में कैसे याद रखें, ये करें वो करें, कि आपको जितना आपने अभी पढ़ा है उसका, अगर आप जो समझ रहे हैं आज, अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो अगले 30 दिन बाद, 1 महीने बाद सिर्फ इसका 21% याद रहेगा। तो इस तरीके से रिवीजन जरूरी है। तो ये जो कहानी थी पूरी, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड चीजें हैं जिसकी बात हरमन एबिंगहॉस ने की थी। फॉरगेटिंग कर्व है, वो भूलने का वक्र है कि कितनी देर में आप कितनी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसमें भी अगर मैं बात करूं, लर्निंग कर्व में भी तरीके हैं। कॉन्केव कर्व है, जहां जिसको पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कहा जाता है, शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तेजी से आप सीख जाएंगे। कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, शुरुआत में तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा या रुकेगा। पठार आपको पता ही है। लर्निंग प्लेट्यू क्या है, जहां रुक जाए आपकी जो लर्निंग है, बाधा आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ना आप ऊपर जा रहे हैं ना आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो ये सिंपल बात हो गई। एक होता है एस टाइप, जिसमें शुरुआत में बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, तो इसलिए एस टाइप कहते हैं उसको। 27th पर चलते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कौन सा एक नियम शामिल नहीं है? ठीक, बताइए एक बार, इंक्लूडेड नहीं है, आंसर कीजिए इसी बात पे। आंसर होगा एसोसिएटिव शिफ्टिंग, 27th का ए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्स आप अगर सिमिलर सिचुएशन मिल जाए कहीं और जगह पर, तो आप कुछ रिस्पॉन्स वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर स्टिमुलस कुछ आपको नजर आ गया। ठीक, तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें फिट बिठा देते हैं, यही है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आप शिफ्ट कर देते हैं अपना रिस्पॉन्स अगर सिमिलर सिचुएशन मिल जाए तो। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, बिल्कुल पक्की बात है, थॉर्नडाइक ने कहा है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी 3 नियम है, 1 मिनट लगाओ और समझ ही लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बेशक इंटरनेट आज अच्छा नहीं है। लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की है इन्होंने। ठीक, लॉ ऑफ, ये प्राइमरी लॉज हैं, जो मुख्य 3 नियम हैं, बाकी के 8 जो हैं वो सेकेंडरी हैं। इन तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रेडीनेस मतलब कि तत्परता का नियम। इसके अलावा थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत। अब प्रभाव के सिद्धांत कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी चीज का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप याद रखेंगे या दोबारा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रेडीनेस मतलब अगर आप तैयार नहीं है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली या क्या क्या कह लीजिए, तो आप नहीं सीख सकते। आप आ तो जाएंगे, यहाँ आपने इंटरनेट तो खोल लिया, आपने लेट्स लर्न भी ओपन किया और आप तैयार नहीं है, सीखने की आपकी इच्छा नहीं है, आप तैयार नहीं है किसी भी वजह से, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात है रेडीनेस की। एक्सरसाइज क्या है? लॉ ऑफ यूज और डिसयूज इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है घुमा करके। यूज मतलब जो चीज आपके इस्तेमाल में रहेगी उसको आप याद रखेंगे, और जो इस्तेमाल में नहीं रहेगी वो डिसयूज में, मतलब जो यूज में नहीं रहती चीजें वो धीरे धीरे कम होने लगेगा उनका जो प्रभाव है। ठीक है, मैराथन सेशन लाएंगे बिल्कुल रचना यूपी टेट के लिए, टेंशन ना लो। और इतने तीनों मैराथन देखो, D2+P वाली चीजें वही हैं सारी। ठीक, रिवीजन कर लेंगे। इंग्लिश का सेशन, शो खराब हो रहा है, इंग्लिश का जो सेशन है वो कल लेंगे ईवीएस की जगह पर, एक दिन ईवीएस एक दिन इंग्लिश। ठीक, बाकी पैसेज भी चलेगा, मैं 4 दिन में जो 4 पैसेज आए हुए हैं उनको खत्म करूंगी और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे इंग्लिश में ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल बात हुई।
आंसर हुआ 27th का ए। इसके अलावा कोई भी मिले तो वो सेकेंडरी लॉ है, प्राइमरी सिर्फ 3 है। 28th क्वेश्चन है आपका, कंडीशनड रिस्पॉन्स थियोरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ व्हाट। भाई कंडीशनड रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये किससे, पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स मतलब किस चीज की कंडीशनिंग कराई जाती है, तो आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की कंडीशनिंग कराई जाती है। आप जिस तरीके से व्यवहार कराना चाहते हैं उस चीज को आप कंडीशन कराते हैं, उस चीज को आप फिक्स्ड आदत डलवाते हैं। तो आंसर होगा बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन है अपने आप में। ठीक, 29th पर चलते हैं। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको स्किनर ने दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग यानी रिस्पॉन्स और स्टिमुलस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो ये है आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, नियमितिक या निमित्तिक भी कहेंगे हिंदी में। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30th क्वेश्चन पर। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है, बताइए एक बार। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन में ही शामिल है कि भाई लर्निंग क्या है। बहुत बढ़िया, 107 आए हैं किसी के, सही है बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सीटेट में अच्छा कर रहे हैं, ममता वर्मा, सही है। लर्निंग ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, या फिर लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व। नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कृपा करके पढ़िए जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं। बी तो कभी नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही भयंकर सी डेफिनेशन है। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवादी की लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है व्यवहार में। कल भी डिस्कस किया था ये तो हमने। ठीक, अगर मैं बात करूं यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से बताओ। सी है जो आंसर है यहां पर। हालांकि ए जो है वो भी पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन बिहेवियरिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आप कुछ केसेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज हर एक केस में आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते लर्निंग को। यदि मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है, मन ठीक नहीं है, कुछ भी परेशानी है और मैंने कुछ सीखा हुआ है, मैं प्रदर्शित नहीं करती हूँ, मैं प्रेजेंट नहीं करती हूँ, तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैंने सीखा या नहीं सीखा। अगर मैं आज प्रेजेंट नहीं करती हूँ तो जरूरी तो नहीं है कि मैंने सीखा ना हो या मेरे दिमाग में वो चीज ना हो। ठीक, बच्चे के केस में सेम चीज अप्लाई होती है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगी हमेशा, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से ऑप्शन पूछ रहा है तो हम यहाँ मान सकते हैं वन ऑफ द थिंग्स है कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप। ठीक, तो आंसर डी नहीं, सी यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए 30th के सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल बात हुई। पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आंसर नहीं मार्क करूंगी यार, आंसर मार्क करने में प्रॉपर पूरा पैटर्न चेंज करके बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो वीडियो देख के जा रहा है उसको तो आंसर पहले से समझ में आने चाहिए। आप लोग तो एक शीट लेके फटाफट से पीडीएफ देखिए, आंसर लिखे, या खुद ही आपके आंसर रिकॉल हो जाने चाहिए। ठीक, तो ये दो चीजें हो जाती हैं। पीडीएफ कल वाली मैंने शेयर कर दी, आज की भी शेयर कर दूंगी। और बताओ, हो गॉड, और कोई समस्या हो तो बताओ। आज का सेशन इतना ही रखेंगे।